हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। सो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अध्याय 3, और जिसे हम लोग सरल रेखा में गति कहते हैं, और ये क्लास 11 के लिए है, ठीक है। और दोस्तों, हमने जो है पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं सभी वीडियो को, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है हमारा, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। यानी कि आज हम लोग ग्राफीय विधि से गति के 3 समीकरण होते हैं, आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो अगर सेंड करूं तो तुरंत आपको आपके ईमेल आईडी के थ्रू पहुंच जाए, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया, इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत बढ़िया नोट्स भी मिलेगा और हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, और पूरा प्रत्येक टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझा के एकदम डील किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखेंगे एक समान त्वरित गति के समीकरण, है ना। तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशन। तो एक समान त्वरित गति, यानी कि जब कोई वस्तु एक समान रूप से त्वरित होती है और त्वरित होने के पश्चात जो गति करती है, तो उसका समीकरण क्या होता है। देखिए, अगर कोई वस्तु इधर उधर चले, अगर वो बार बार दिशा बदल रहा है ना, और अपना क्या कहा जाता है, कोई निश्चित पथ पे नहीं चल रहा है, तो उसका जो है हम लोग गति का समीकरण ज्ञात करने में बहुत ही दिक्कत तकलीफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे एक सरल रेखा में जब कोई पिंड या वस्तु गति करेगा तब, है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर फिगर उगर बना लिया है अच्छी तरह से और लिख लिया है कि ताकि आपका टाइम पास ना हो, ठीक है। हम इस वीडियो में आपको समझ लीजिए एक तरफ से कि कहते हैं हम लोग कि स्मार्ट बोर्ड को यहाँ पर एकदम स्मार्ट बोर्ड की तरह आपको पढ़ाया जाएगा, कि ताकि आपका कंप्लीट हो जाए और थोड़ा सा भी आपका टाइम पास नहीं होगा, ठीक। सारा मैंने अच्छी तरह से लिख डाला है ताकि आपका हेल्प अच्छी तरह से हो सके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि मैं माना कि जब वस्तु ओ पर था, है ना, और चल रहा था, तो ए तक पहुँचा, तब हमने देखा इसे, है ना। और ए से जब देखा हमने तो उसका प्रारंभिक वेग था u था, राइट। टी समय पश्चात यश विस्थापित हुआ और बिंदु बी पर क्या हुआ, पहुंच गया, यानी कि चल रहा था। अब उसका जो वेग था v हो गया, है ना। तो इस कंडीशन में प्रथम गति का समीकरण क्या होगा, गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा, तृतीय क्या होगा। तो जो हमने अभी लिखा यहाँ पे, जो हमने बोला अभी, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि माना कि एक वस्तु u वेग से सरल रेखा पर चलना शुरू करता है। ये हमने क्या बोला कि कोई वस्तु है ना, जो कि सरल रेखा पे, ये हमारा क्या है, एक सरल रेखा है। जैसे कि अगर हम लोग कह दें कि किसी सीधी सड़क पर कोई साइकिल लेके जा रहा है ना व्यक्ति, तो वो क्या हो गया, एक सरल रेखा में गति हो गया, राइट। तो चलना क्या करता है, शुरू करता है, और उसका वेग, प्रारंभिक वेग क्या था, u था, यानी शुरू में का जो वेग था वो उसका u था, जिसमें त्वरण a उत्पन्न होता है। इसमें त्वरण क्या होता है, यही ये u वेग से चलना स्टार्ट करता है, तो इसमें त्वरण क्या उत्पन्न हो रहा है, a। और त्वरण आप जानते हैं ना, अब यहाँ पर वेग तो बदल रहा है ना वस्तु का, पहले u था फिर v हुआ, यानी कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, हमारा त्वरण कहलाता है, राइट। तो जिसमें त्वरण a उत्पन्न होता है और t समय के बाद वेग भी हो जाता है ना। t समय के बाद उस वस्तु का वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है, तथा इस समय अंतराल, यानी कि अब u था तो कुछ समय होगा, t1 मान लेते हैं, भी हुआ तो उसका समय t2 हो गया होगा, है ना। तो उन दोनों समयों के अंतर को ही समय अंतराल कहते हैं। तो वही हमने यहाँ पे समझाया कि तथा इस समय अंतराल में वस्तु क्या करता है, यश विस्थापित हो जाता है। कितना विस्थापित हो जाता है, u से बिंदु A से विस्थापित होकर बिंदु B पर पहुंच जाता है, यश विस्थापित होकर, है ना। अब देखिए, तो इस अवस्था में गति का समीकरण क्या होगा,
तो इस अवस्था में गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो यहाँ पे हमने तीनों लिख दिया है, ठीक है। तो प्रथम गति का समीकरण v बराबर u प्लस at है ना, और द्वितीय गति का समीकरण क्या होता है, यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। और तृतीय समीकरण क्या होता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। तो अब देखिए यहाँ पर कि 9th क्लास में इसे आप सिद्ध कर चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे तुरंत। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू में ही कह दिया गया है कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन, यानी कि आपको ग्राफ खींचना ही पड़ेगा। तो ग्राफ हमारा क्वेश्चन है कि ग्राफ किनके किनके बीच में हम खींचे, तो हमारा आंसर होगा कि ग्राफ जो है हम लोग वेग और समय के बीच में खींचेंगे, राइट। तो x अक्ष पे हम समय को दर्शाएंगे और y अक्ष पर वेग को दर्शाएंगे, कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हमने y अक्ष पर वेग को दर्शाया है और x एक्सिस पर क्या दर्शाया है, समय को, है ना दोस्तों। तो अब देखिए कि मान लिया कि इसका प्रारंभिक वेग u था y अक्ष पर, है ना। अब चूंकि वेग जो है हम लोग y अक्ष पे दर्शा रहे हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे कि u जो है प्रारंभिक वेग था, तो इसका ये मूल बिंदु हो जाएगा हमारा, जिसे हम लोग O कह देंगे, है ना। और मान लिया कि वस्तु जो है u वेग से यहाँ पर पहुँचा, राइट। जब यहाँ पर पहुँचा तो इसका वेग क्या था, u था, u, है ना। और हमारा समय क्या था, तो समय तो हमारा फिक्स है, हमारा क्या था, हमारा तो t ही रहेगा। तो हम बोले कि यहाँ पर मतलब कि t बराबर 0 रहेगा, है ना, मूल बिंदु पे, है ना। तो हमने बोला कि जब वस्तु का वेग u होगा, प्रारंभिक वेग, तो उस वक्त समय जो होगा t बराबर 0 मान लेते हैं, राइट। अब t बराबर मान लेते हैं हम लोग, समय क्या हमारा है कि मूल बिंदु से समय जो है t है, तो मान लेते हैं कि t समय आपका यहाँ पर होगा, राइट, t समय यहाँ पर होगा, है ना। तो t समय बाद वस्तु का वेग जो होता है, अंतिम वेग v हो जाता है, जो कि यहाँ पर, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ये हम बिंदु A मान ले, है ना, ये बिंदु A मान ले, क्योंकि समय t है हमारा, t बराबर 0, तो मिलाएंगे तो यहीं पर मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन अगर आगे हम लोग बढ़ाएं थोड़ा सा, इसको भी अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ा लें, है ना, और इसी प्रकार ये समय को भी हम लोग ऊर्ध्वाधर एक y अक्ष के अकॉर्डिंग हम लोग खींचेंगे रेखा, जो कि कुछ इस प्रकार होगा। और खींचने के बाद ये जहाँ दोनों काट रहे हैं, इस बिंदु को मिला देंगे, है ना। और उसके बाद इस बिंदु का नाम दे देते हैं B, राइट। तो यहाँ से और यहाँ तक हम लोग मिला देंगे इसे, तो हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक। अब देखिए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग कि ये समय अक्ष के समांतर यहाँ से हम इस बिंदु को मिला देते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु जो होगा यहाँ से यहाँ पर मिलाने पर, चलिए मिला देते हैं हम लोग। तो ये हमने मिला दिया, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्या, तो C दे देते हैं। और इस बिंदु को, है ना, ये समय जो है यहाँ पर मान लेते हैं, तो इस बिंदु को हम लोग D दे देते हैं नाम, ठीक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वेग क्या है, u है, राइट। और ये पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या है हमारा वेग, तो v हमने बोल दिया यहाँ पर, ठीक, अंतिम वेग v था। अब बताइए यहाँ पर कि मैं पूछूँ आप लोगों से कि ये पूरा का पूरा v है और ये वाला u है ना। तो मैं पूछूँ कि ये वाला क्या होगा, तो पूरा में से अगर मैं इसको घटा दूँ तो ये वाला निकल जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा क्या था हमारा v, पूरा है हमारा v, और इसमें से हम इतना घटा दे, इतना हम लोग घटा दे, है ना, u हम लोग घटा देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, तो BC का लंबाई मिल जाएगा, राइट। और हमने बताया कि ये जो है, ये AC जो है इस BD पर लंबवत है, ठीक। और ये BD भी जो है
इस समय अक्ष पर क्या है, लंबवत है, यानी कि यहाँ पर भी लंबवत है, राइट। तो अब देखिए ये पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए इस चीज़ को अब हम लोग डील कर लेते हैं लैंग्वेज के रूप में, ठीक। तो हमने क्या कहा यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पे हमने फिगर बना दिया है, राइट, अच्छी तरह से कि आप समझ सकेंगे, वो समझाने के लिए हमने रफ साइड में कर लिया कि ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ पूरा का पूरा जो भी हमने समझाया वही चीज़ हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हम लोग कि माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, u है वस्तु का क्या है, प्रारंभिक वेग u है, तथा t समय पर वेग भी हो जाता है, यानी कि जब समय t हो जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है ना, यहाँ पर t समय पश्चात मान लीजिए कि समय t हो गया, पहले t बराबर 0 था तो मूल बिंदु पे था तो उसका वेग u था, ठीक है। लेकिन जब वस्तु भी वेग प्राप्त किया तो उस वक्त समय उसको t लग गया, है ना। तो हमने बोला कि बिंदु d तक, ये जो d है ये बता रहा है कि t समय पश्चात वस्तु v पर पहुंच गया, ठीक है। तो y अक्ष पर OA u के बराबर है, यानी कि y अक्ष पर ये हमारा क्या बतला रहा है, y अक्ष, है ना, ये हमारा y अक्ष है, और इस पर OA जो है u वेग मतलब u की लंबाई बता रहा है OA, ठीक है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पर कि ग्राफ पर बिंदु B t समय पर वेग भी हो जाता है, ग्राफ पर बिंदु B t समय पर वेग क्या, वेग भी को प्रदर्शित करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि ग्राफ जो है ये वाला, है ना, ये बिंदु B पर, इस बिंदु B पर t समय पश्चात, यानी कि यहाँ से यहाँ तक t समय लगा तो t समय पश्चात ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ग्राफ, तो वेग को प्रदर्शित कर रहा है, राइट। तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि ग्राफ पर बिंदु B t समय पर वेग भी को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिर कि माना बिंदु B से BD लंब AC और बिंदु A से AC लंब BC खींचा। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पे बताया कि बिंदु B से इस x एक्सिस पर BD लंब हमने खींचा, ठीक है। उसी प्रकार बिंदु A से इस BD पर हमने क्या खींचा, AC लंब खींचा है, यानी कि ये दोनों रेखा, जो ये डॉटेड रेखा और ये डॉटेड रेखा है, एक दूसरे पर क्या है, लंब है, ये हमने यहाँ पर खींच दिया है, ठीक। अब देखिए बात उठता है कि गति का प्रथम समीकरण, है ना। तो चलिए गति के प्रथम समीकरण को अब ग्राफीय विधि से हल करते हैं। अगर इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों तो अब आपको वो सिद्ध करने में एकदम आसान है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लगा लिया कि प्रथम समीकरण, है ना, गति का प्रथम समीकरण का हम लोग निगमन करेंगे अब ग्राफीय विधि से। और जैसा कि ये आपको फिगर यहाँ पे हमने बना लिया है, ठीक है, समझाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो समय, यानी कि ये समय अक्ष है और ये वेग है, और ये वेग और समय मिलकर किसको प्रदर्शित करता है, तो त्वरण को प्रदर्शित करता है ना। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है यहाँ पर कि चूंकि वेग और समय का ग्राफ जो है त्वरण को प्रदर्शित करता है, हमने क्या लिखा है, चूंकि वेग यानी कि v, ठीक, जो वेग है हमारा और समय, ये दोनों का ग्राफ जो है किसको प्रदर्शित करता है, तो त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अर्थात ये नहीं है दोस्तों, ठीक है, अर्थात त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, सरल रेखा AB का ढाल। कहने का मतलब है कि जो त्वरण होगा, वेग जो है और समय त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि सरल रेखा जो होगा वो त्वरण का ढाल बताएगा, है ना। सरल रेखा AB का क्या बताएगा, ढाल बताएगा, कौन, त्वरण बताएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि त्वरण बराबर सरल रेखा AB का ढाल, इस AB का ढाल। तो मान लिया मैंने कि इस दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है ये थीटा है, मान लेते हैं, है ना। तो आप जानते हैं सरल रेखा AB का ढाल किसके बराबर होगा, तो अब देखिए यहाँ पर कि इसके सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा और ये वाला क्या होगा, ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण। तो ढाल को आप जानते हैं tan थीटा से सूचित किया जाता है ना।
तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि त्वरण बराबर क्या हो जाएगा ए, त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, और सरल रेखा ए बी का ढाल, ढाल को हम लोग tan थीटा कहते हैं, राइट। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में आधार। तो अब बताइए कि लंब क्या है हमारा BC और आधार क्या है, ये वाला बिंदु है हमारा A और ये वाला बिंदु C है, तो ये आधार हो जाएगा AC, यानी BC बटा में AC हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने लिख दिया है या A बराबर BC बटा में AC। अब अगर आप देखें कि BC का मान क्या है, BC का मान, तो यहाँ पे BC का मान हमने लिख दिया है कि BC का लंबाई V माइनस यू है। सो यहाँ पर रख देंगे V माइनस यू। और AC क्या है दोस्तों हमारा, तो AC का मान यहाँ पे देखिए, AC किसको सूचित कर रहा है, इस समय अक्ष को ना, तो समय क्या हो जाएगा यहाँ पर T, इसका लंबाई क्या हो जाएगा T हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने T रख दिया है, राइट। इसे अच्छी तरह से लिख लें तो या हम लोग A बराबर V माइनस यू बटा में T रख सकते हैं। अब T इधर डिवाइड में और इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, सो यहाँ पे आ जाएगा क्या, तो T को इधर भेज दीजिए तो AT बराबर V माइनस यू हो गया, राइट। अब देखिए आगे, अब क्या करते हैं हम लोग कि u माइनस में इधर भेज दिए तो प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस AT बराबर क्या बचा है यहाँ पर V। अब या इसे अच्छी तरह से लिख ले तो V को इधर लिख लीजिए, V बराबर क्या हो जाएगा u प्लस AT, और यही क्या है हमारा गति का प्रथम समीकरण। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग गति का द्वितीय समीकरण। अब हम लोग द्वितीय समीकरण देखेंगे दोस्तों, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वेग समय ग्राफ जो होता है और समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है, वस्तु के चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो हमको चली गई दूरी के बराबर, है ना, यानी चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो मान लेते हैं कि वो चली गई दूरी क्या होगा, विस्थापित ही तो हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि विस्थापन को ही तो दूरी कहा जाता है, राइट। तो यानी कि यश को प्रदर्शित करेगा। तो हम कह दें यहाँ पर कि क्षेत्रफल क्या बन रहा है, जब वस्तु A से B पर पहुँच जाता है तो इसका ग्राफ ये मिल रहा है हमारा, है ना। तो मान लेते हैं कि विस्थापित जब हुआ वस्तु तो यश विस्थापित हुआ, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, तो वेग समय ग्राफ, है ना, वेग और समय के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ABDO, है ना, यही वक्र बन रहा है ना। तो ABDO का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो चली गई दूरी के बराबर होगा। कहने का मतलब है विस्थापन यश के बराबर होगा, राइट। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो विस्थापन होगा वो ABDO का क्षेत्रफल के बराबर होगा, AB और DO के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस क्षेत्रफल में क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला भी क्षेत्रफल दो भागों में बटा हुआ है ना। पहला तो त्रिभुज ABC और दूसरा जो है हमारा एक आयत बन रहा है, क्या बन रहा है कि ACDO, है ना। तो इस वक्र को हम लोग दो भागों में तोड़ सकते हैं, तो वही यहाँ पे तोड़ दिए हम कि विस्थापन को हमने यश से डिनोट किया और यश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ABDO का क्षेत्रफल बराबर, हम यहाँ पे तोड़ेंगे पहले इस आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ACDO का क्षेत्रफल, ACDO का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वही, राइट। तो अब देखिए दोस्तों कि अब यहाँ पे आगे समझना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल सिंपली आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये 10th क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए आयत में लंबाई क्या है, तो DC ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा लंबाई है DC, ठीक है, या हम लोग कह दें कि चौड़ाई है हमारा DC, ठीक। DC क्या हमारा चौड़ाई है और ये क्या हमारा OD लंबाई है, या आप यहाँ पे AC भी कह सकते हैं लंबाई है ना, क्योंकि ये इसके समांतर है और बराबर भी है,
है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि आयत ACDO का क्षेत्रफल बराबर DC गुणे AC, यानी कि ये DC गुणे AC, राइट। फिर प्लस है हमारा ये बीच में, तो प्लस हमने दे दिया। अब त्रिभुज का बात हो रहा है, त्रिभुज ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या सूत्र हो जाता है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। अब देखिए यहाँ पर, तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे 1/2, आधार क्या हमारा, तो ये AC हो जाएगा, तो AC, और ऊंचाई क्या हमारा BC, ये वाला क्या है BC, तो हमने यहाँ पे BC लिख दिया, राइट। अब देखिए DC का मान रखते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए DC U को सूचित कर रहा है, यानी कि हम लोग कह दें यहाँ पर कि DC क्या है हमारा, ये वाला है ना, और इसका लेंथ कितना है, U है, तो U हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद AC गुणे AC है, तो AC क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा AC को प्रदर्शित कर रहा है, यानी समय को, तो यहाँ पे हमने T लिख दिया। उसके बाद फिर प्लस, तो प्लस 1/2, तो 1/2 लिख दिया हमने। AC की किसको सूचित कर रहा है, समय को, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, गुणे समय T। और उसके बाद BC किसको सूचित कर रहा है, ये BC का लंबाई किसके बराबर है, तो V माइनस U के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया V माइनस U। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि थोड़ा सा और आपको यहाँ पर याद रखना होगा क्या, कि चूंकि हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि गति के प्रथम समीकरण से V बराबर U प्लस AT है ना, तो U को इधर भेज दीजिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो V माइनस U इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, AT के बराबर होगा, राइट। तो अब V माइनस U के जगह पे क्या रख देंगे, AT रख देंगे, तो यहाँ पे AT रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखे हम कि समीकरण 1 से अब ये किसके बराबर है, तो यस के बराबर। अब हमने ये और यहाँ तक वही चीज़ लिख दिया है, और V माइनस U के जगह पे क्या रखेंगे, AT, तो हमने यहाँ पे AT रख दिया, राइट। अब देखिए आराम से लिख देते हैं UT, उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस हाफ, और यहाँ पर A हमने लिख दिया, T का T में कर देंगे तो T², यानी कि यस बराबर UT प्लस हाफ AT²। ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है ना। अब तीसरा देख लेते हैं, गति का तृतीय समीकरण। तो अब देखेंगे दोस्तों तृतीय समीकरण, ठीक है, और इसे हम लोग करते हैं प्रूफ। तो चूंकि हम लोग गति का प्रथम समीकरण क्या जानते हैं, V बराबर U प्लस AT, है ना, और ये सबसे सरल विधि है दोस्तों। इस तरह अगर आप कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा ग्राफ से भी लेना देना नहीं रहेगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कि दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा V² बराबर U प्लस AT का होल स्क्वायर, राइट। अब A प्लस B का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, A² प्लस B² प्लस 2AB, है ना, या हम लोग ये भी कह सकते हैं A² प्लस 2AB प्लस B²। तो यहाँ पे देखिए ये हमने V² लिख दिया। अब A का काम कर रहा है U, तो U का स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस, तो प्लस दिया हमने 2A, A क्या हमारा U है, और B के जगह पे क्या है AT, तो हमने लिखा 2U इंटू AT, फिर प्लस B², तो B² के जगह पे क्या हो जाएगा AT, ठीक, AT का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने लायक है ना। तो हमने V² का V² लिख दिया, U² का U² प्लस, तो प्लस। अब देखिए 2 और A यहाँ से कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे A है लेकिन 2 तो नहीं है, तो जब 2 नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 का गुणा, इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर सकते हैं, है ना, यानी यहाँ पर 2 का गुणा और 2 से भाग कर सकते हैं ना। तो अब 2A कॉमन हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ से 2 और A कॉमन कर लिया बाहर, और यहाँ से भी कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा UT, तो UT हमने लिख दिया, फिर प्लस। अब यहाँ पे 1/2 बचा है, तो 1/2 हमने लिखा। अब A² में से अब ये AT का होल स्क्वायर है ना, तो A तो कॉमन हो गया हमारा, तो क्या बचा AT², तो हमने लिखा वही कि हाफ AT², है ना। अब देखिए, तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि यस बराबर UT प्लस हाफ AT², सो यहाँ पर हम लोग यस रख देंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि चूंकि यस बराबर UT प्लस हाफ AT² होता है, इसलिए अब V²
बराबर यू स्क्वायर फिर प्लस 2a हमने लिख लिया 2a, और इतने का जगह पे क्या लिख देंगे, यस। यस के बराबर है ना ये वाला पूरा पोर्शन, तो यस हमने लिख दिया। इस प्रकार हमारा ये गति का तृतीय समीकरण भी पूरा हो चुका, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को पीछे करके आगे करके और देख लीजिए अच्छी तरह से, और इसे अपने कॉपी पे ज़रूर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।